बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुबई में था और एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर रख लिया। वो मुझ पर बहुत मेहरबान थी, अपने घर में रखा क्योंकि वो अकेली रहती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि रात को हल्की हल्की किसी की आवाज़ें आती थी और एक दिन मैं अपनी मालकिन के कमरे के करीब गया तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं मालकिन के कमरे में चला गया और जो मंजर मेरे सामने था, मेरी तो रूह लर्ज़ गई, क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारे अपने नहीं होते। जिंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। दुबई में गर्मी जब शिद्दत इख्तियार करती तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। घर पूरी तरह एयर कंडीशन होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसीलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे घर में टहलने लगता। आज रात भी गर्मी पूरी जोरों पर थी और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही चहलकदमी करने लगा कि जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे से दबी दबी सी आवाजें आ रही हों। मैं हैरान रह गया क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा और कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गया। ये एक बड़ा सा घर था जहां मैं अपनी मालकिन के साथ ही रिहाइश पजीर था, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था और मालकिन ने बुरे वक्तों में मुझ पर रहम खाकर मुझे ड्राइवर रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फौरन ही अपने जहन में आने वाले ख्यालात को झटक दिया। शायद मालकिन किसी से फोन पर बात कर रही थी, हो सकता है फोन स्पीकर पर हो। मेरी मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। शायद हॉस्पिटल से ही किसी का फोन आया हो। मालकिन बहुत ही रहमदिल और नेक औरत थी, अपने मरीजों की खातिर जान देती थी। मैंने मालकिन में गुजरे 6 महीनों में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात में गर्मी ने मुझे फिर बेचैन किया और मैं यहाँ से वहां चक्कर काटने लगा। एक दफा फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे आवाज सुनाई दी। ये फोन के स्पीकर की आवाज महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद है। दबी दबी सरगोशियों ने मेरे अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया था। लेकिन मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस पहर में मालकिन के कमरे के करीब भी जाता। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत गैर मामूली था, क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वो यहाँ तन्हा रहती थी और उनके घर वाले किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। मैं सारी रात यूं ही बेचैनी से बाहर गुजार कर वापस अपने कमरे में आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता था, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। वो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, लेकिन अभी तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। मालकिन हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन हॉस्पिटल में होती, मैं गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा रहता और उनका इंतजार करता। मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि मालकिन की जिंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था और जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था, जबकि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोचों के साथ मैं बिस्तर पर लेटा तो थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी। उनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो रात भर सोई ना हो। उनके चेहरे पर जमाने की थकन महसूस हो रही थी। मैंने अचानक ही उनसे पूछ लिया कि क्या आप रात भर सोई नहीं हैं? मेरी बात सुनकर मालकिन ने गड़बड़ाकर आंखें खोल दी और कहने लगी, क्यों माजिद, ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं वाला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 11 बजे से सो जाती हूँ। हॉस्पिटल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की जरूरत होती है, इसलिए रात को मैं बिल्कुल नहीं जागती। मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का और बक्का रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थी।
लेकिन मालकिन ने तो सिरे से ही झूठ बोला था। मालकिन को भला मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? मैंने एक गहरी नजर मालकिन के चेहरे पर डाली, जो अब शीशे से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। हॉस्पिटल आ गया था और मालकिन गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर चली गई थी, लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में सोच रहा था। मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मालकिन को मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे जहन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहा था, मैं वो सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक बाहया और बाकिरदार औरत थी। शाम के वक्त मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर आकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भी उसके बाद कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं भी अपने कमरे में आराम करने चला आता। गर्मी ने इस कदर जोर पकड़ रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। दुबई में वीकेंड पर सब लोग अपने घरों से निकलकर शॉपिंग मॉल्स जाया करते थे, बाकी सारा हफ्ता सभी मसरूफ रहते। मैं भी वीकेंड पर मालकिन को मुख्तलिफ मॉल्स ले जाया करता था और इससे पहले सारा हफ्ता सिर्फ घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर का ही एक चक्कर रोज लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही पुरसुकून और आरामदेह थी, लेकिन मुझे किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी। अगरचे मैं दुबई किसी और मकसद के तहत आया था, लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में ही रहा और रात गए जानबूझकर कमरे से बाहर निकला, क्योंकि मैं इन दबी दबी आवाजों के बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे से थोड़ी ही दूर मुझे वो आवाजें सुनाई देने लगी। मैं वहीं ठहर गया और वो आवाजें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। न जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात के इस पहर आता था, जिसके बारे में मालकिन मुझे भी नहीं बताना चाहती थी। कुछ ही देर बाद मैं अपने कमरे में वापसी के लिए पलटने लगा तो मुझे मालकिन की चीख सुनाई दी और मुझसे रहा ना गया। मैं तेजी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा खुलता चला गया। अंदर के मंजर ने मुझे दहला कर रख दिया। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ। अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयान था। जैसा दिखाई देता है वैसा हरगिज़ भी नहीं होता है। मैं अपनी मालकिन को बहुत ही नेक और बाहया औरत समझता था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया। मैं आज से 8 महीने पहले बड़े बड़े ख्वाब आंखों में लिए दुबई आया था। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी निकाल कर अपने एक जानने वाले के तवस्सुत से मुझे दुबई भिजवाया था। मेरी माँ के इस रिश्तेदार ने अम्मा को बताया था कि दुबई में बहुत आसानी से नौकरियां मिल जाया करती हैं। उसने अम्मा से 5 लाख रुपए लेकर मुझे दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया और मैं बगैर किसी नौकरी के ही ये सोचकर दुबई चला आया था कि यहाँ आते ही मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। मैं दुबई को ख्वाबों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझ पर हकीकत का अदराक हुआ कि बगैर मेहनत के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे से होटल में रहते हुए नौकरियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक होटल में मुझे बर्तन धोने की नौकरी मिली तो मैंने उसी को गनीमत जान लिया और बर्तन धोने का काम करने लगा। मेरी माँ रोज मुझे फोन करती है और मैं अपनी माँ को झूठे दिलासे देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने का ही वीजा था और फिर मुझे वापस चले जाना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूं। मुझसे दुबई की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और बर्तन धोकर होटल से वापस अपने कमरे तक जाने के लिए मुझे पैदल सफर करना पड़ता था और गर्मी की शिद्दत से मेरी तबीयत खराब हो जाती। ऐसे ही एक दिन बर्तन धोकर मैं होटल से निकला तो बीच रोड पर ही चकरा कर बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सर पर खड़ी थी। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी और मैं सर पर बहुत टीसें उठ रही थी। वो लेडी डॉक्टर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वो कहने लगी कि मैं उसकी गाड़ी से टकरा गया था। वो तो खुदा का एहसान है कि मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी और वो ही मुझे उठाकर हॉस्पिटल लाई थी। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए मुझे अपने घर चलने को कहा। वो कह रही थी कि मेरा यह हाल उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो मुझे अपने घर पर रखकर ठीक करना चाहती है। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, फिर उसके स्टार पर मैं मान गया। होटल का किराया भरना अब मेरे बस की बात नहीं थी। 2 दिन उस लेडी डॉक्टर ने मुझे अपनी निगरानी में रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन बाद मैंने उसे इजाजत चाही तो वो कहने लगी कि उसे ड्राइवर की शदीद जरूरत है। अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो वो मुझे मुस्तकिल तौर पर अपने पास मुलाजिम रख सकती हैं।
میں پاکستان میں اپنے دوستوں کی گاڑیاں چلایا کرتا تھا، اس لیے مجھے اچھے سے ڈرائیونگ آتی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ میں اسی کے گھر میں رہ سکتا ہوں اور اس کے ڈرائیور کی نوکری کر سکتا ہوں، وہ مجھے ایک معقول رقم دے گی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر میں حیران رہ گیا کہ وہ مجھے اجنبی پر اتنا بھروسہ کیسے کر رہی ہے، لیکن میرے لیے تو یہ بہت تھا کہ مجھے نوکری بھی مل رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی حامی بھر لی اور اس دن سے ہی میں مالکن کے پاس نوکری کرنے لگا۔ مالکن باقاعدگی سے نماز پڑھتی، گھنٹوں خدا کے آگے سجدے میں بیٹھی رہتی۔ میرے لیے تو وہ ایک پاکیزہ سی فرشتہ صفت عورت تھی۔ مالکن نے مجھے اپنے گھر میں صرف جگہ ہی نہیں دی تھی بلکہ عزت بھی دی تھی۔ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک معمولی سا ملازم ہوں، میری امید سے کہیں بڑھ کر مجھے تنخواہ مل رہی تھی، جیسے میں خوشی خوشی اپنی ماں کو بھجوا رہا تھا۔ مالکن نے میرا ویزا بڑھوا دیا تھا اور وہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے 6 مہینے ہونے والے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو دبی دبی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی تھیں، انہوں نے میرے اندر ایک تجسس بھر دیا تھا، اور جب میں نے مالکن کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے پوری طرح میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کو مالکن اپنے کمرے میں 2 آدمیوں کے ساتھ ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی مالکن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ غصے میں کہنے لگی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں نے مالکن کو پہلی دفعہ اتنے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی چیخ کی آواز سن کر آیا تھا کہ کہیں آپ کسی پریشانی میں تو نہیں ہیں۔ وہ 2 آدمی بھی مجھے گھور رہے تھے۔ مالکن نے غصے میں کہا کہ تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو، آئندہ رات کے وقت میرے کمرے کی طرف نظر بھی نہ آنا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن میرے اندر ایک بے چینی سی بھر گئی۔ میری مالکن ایک غیر شادی شدہ کنواری ڈاکٹر تھی۔ وہ آدھی رات کو 2 مردوں کے ساتھ کمرے میں ایسا کیا کر رہی تھی کہ اس کی چیخ کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ میں اب سچ جانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ مالکن مجھے کبھی کچھ نہیں بتائے گی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو ایک آدمی نے مالکن کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور وہ مالکن کے بہت ہی زیادہ قریب تھی۔ مالکن اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور اسی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ مالکن جیسی نیک عورت کیسے ایک وقت میں 2 آدمیوں کے ساتھ رات گزار سکتی ہے۔ اگلی صبح بھی مالکن مجھ سے کوئی بات کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن مالکن کا چہرہ آج بھی سرسوں کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ رات بھر کی تھکن ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے مالکن سے خود ہی نظریں چرا لی۔ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اگر مالکن نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نوکری۔ مجھے اگلی رات کا انتظار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی سچ کا پتہ لگاؤں گا۔ مالکن رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر میں مالکن کے کمرے میں چھپ گیا۔ میں چاہ کر بھی اس بات کا یقین نہیں کر پایا تھا کہ میری مالکن ایک بد کردار عورت ہے۔ اگر میں مان بھی لیتا کہ مالکن بد کردار عورت ہے تو پھر وہ چیخ کیوں ماری اس نے؟ مالکن کے چہرے کا رنگ دن بدن پیلا کیوں پڑ رہا تھا؟ میں مالکن کے کمرے میں چھپا ہوا تھا اور مالکن چہل قدمی کر کے تھوڑی ہی دیر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ 1 بجے کے قریب کمرے میں وہ دونوں آدمی چلے آئے۔ ان کو دیکھ کر مالکن کا چہرہ اتر گیا اور مالکن بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک آدمی ان کے بہت قریب چلا آیا اور دونوں نے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ مالکن کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی جسے اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دیا۔ ان کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی اور میرے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں مالکن کے کمرے میں بنی لکڑی کی بڑی سی الماری میں چھپا ہوا تھا۔ اس آدمی نے مالکن کو دھکا دے کر بستر پر گرایا اور مالکن کو اپنے موبائل فون میں کچھ دکھانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مالکن سے کہہ رہا تھا کہ اگر مالکن نے اس بات اس کی نہ مانی تو وہ ہر حد سے گزر جائے گا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ آدمی مالکن کو بلیک میل کر رہا ہے اور یقیناً اس کے پاس مالکن کی کچھ تصویریں ہیں، لیکن وہ مالکن سے کیا چاہتا تھا میں اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر میری جان نکلنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے اس آدمی سے رحم کی درخواست کر رہی تھی۔ ان کا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس آدمی نے انگلی اٹھا کر مالکن کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے جلدی سے اس کا کام نہ کیا تو وہ ان کو برباد کر دے گا۔ مالکن نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلدی اس کا کام کر دیں گی اور وہ دونوں آدمی کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ وہ بستر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ میں الماری سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر
उनकी जान निकल गई। वो कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सारा सच मुझे बताना होगा। मैं उनके कदमों में बैठ गया और उनको यकीन दिलाया कि मैं उनके साथ पूरी तरह वफादार हूँ। वो कहने लगी, ये दोनों आदमी बहुत खतरनाक हैं, बेहतर ये है कि तुम इन मामलात से दूर रहो। आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूं। मुझ पर आपके बहुत एहसान है और अब जब मुझे एहसान उतारने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालकिन ने एक नजर मेरी तरफ डाली तो उन्हें इस बात का यकीन आ गया और वो रोते हुए जो सच उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों आदमी मालकिन को कुछ दिनों से डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास मालकिन के तमाम घर वालों की तस्वीरें मौजूद थीं और वो मालकिन को धमकी दे रहा था कि अगर मालकिन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो इंडिया में मौजूद मालकिन के घर वालों को खत्म करवा देगा। वो उनसे एक गैर कानूनी और गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहा था। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनसे अपना इलाज करवाने के लिए आती थीं। कुछ महीनों से उनके पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी जिसे दिल की कुछ तकलीफ थी, लेकिन उस औरत की बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसकी जान को खतरा होता। मालकिन पूरी ईमानदारी के साथ उस औरत का इलाज कर रही थी और वो औरत अब ठीक होने के दर पर थी। लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के दोनों बेटे मालकिन के पास आए और कहने लगे कि तुम हमारी माँ को दवाइयाँ बदलकर ऐसी दवाई दो जिससे उसका दिल काम करना छोड़ दे। वो दोनों बेटे अपनी माँ को मारना चाहते थे क्योंकि उनकी माँ के नाम पर बहुत ज्यादा जायदाद थी और उनकी माँ की वसीयत के मुताबिक वो जायदाद मरने के बाद ही उनके दोनों बेटों के नाम होनी थी। दुबई का कानून बहुत ज्यादा सख्त है, इसलिए वो दोनों अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर के जरिए ही अपनी माँ को खत्म करवा दिया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मालकिन एक नेक और ईमानदार डॉक्टर थी और ये बात उन्हें किसी सूरत गवारा नहीं थी कि वो एक सेहतमंद औरत को गलत दवाइयां देकर मौत की दहलीज पर पहुंचा दे। इसलिए मालकिन ने उन दोनों को साफ मना कर दिया और उनकी रिपोर्ट पुलिस में जमा करवाने की धमकी दी। लेकिन वो दोनों भाई बहुत ही शातिर दिमाग के थे। उन्होंने मालकिन के घर वालों का सुराग लगा लिया और वो मालकिन के घर वालों को मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहे थे। मालकिन के घर वाले भारत के एक छोटे से कस्बे में रहते थे और वहां उन्हें मौत के घाट उतारना कोई मुश्किल काम नहीं था। अपने घर वालों के बारे में जानकर मालकिन की जान निकल गई और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन वो चाहकर भी उन दोनों की मां को गलत दवाएं न दे सकी। वो दोनों कुछ अरसे से हर रात मालकिन के पास आते और मालकिन को बुरी तरह डराते धमकाते। मालकिन किसी न किसी बहाने से उन्हें रोकती आ रही थी, लेकिन अब दोनों का सब्र खत्म हो चुका था। वो जल्द से जल्द अपनी माँ को ही मौत के घाट उतारना चाहते थे। उन्होंने मालकिन को 2 दिन का वक्त दिया था कि अगर मालकिन ने 2 दिन में कुछ नहीं किया तो वो उनके सारे घर वालों को खत्म कर देंगे। मालकिन सारी बात बताने के बाद बुरी तरह रोने लगी और वो इस कदर बुरी तरह फंस गई थी कि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। ये दोनों आदमी मालकिन की कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि मालकिन यहाँ तन्हा रहती है। कुछ जायदाद की खातिर वो संगदिल अपनी ही माँ को मरवाने की तैयारी कर बैठे थे। मालकिन के घर वालों को मारना उनके लिए क्या मुश्किल था। मैं जो मालकिन को लेकर गलत बातें सोच रहा था और सारा सच जानने के बाद मुझे अपनी सोच पर ही शर्मिंदगी होने लगी। मालकिन तो वाकई एक नेक डॉक्टर थी। मैंने मालकिन से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। वो कहने लगी, वो दोनों आदमी मुझ पर पूरी तरह नजर रखते हैं। मैं घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। मैंने मालकिन से कहा कि आप फिक्र ना करें, आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। आप फिक्र ना करें, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें एक बात बताऊंगा। वो दोनों भाई जब एक साथ गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मालकिन को कुछ इत्मीनान हो गया। अगले दिन मैंने मालकिन को हॉस्पिटल छोड़ा, मालकिन की गाड़ी को हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ा किया, खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने हर बात पुलिस वालों के गोश गुजार कर दी और उसके बाद कुछ ही देर में पुलिस ने एक्शन लेके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मालकिन ने भी अपनी मरीजा को सारा सच बता दिया। वो दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी माँ ने बताया कि वो दोनों उनके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उनकी शौहर के पहली बीवी की औलाद है।
लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दौलत की खातिर वो दोनों बेटे जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। जरा सी हिम्मत की वजह से मालकिन इतनी बड़ी आजमाइश से आसानी से बाहर निकल आई थी। मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी अगर मैं उनका साथ ना देता तो शायद वो गलत रास्ते पे अपने कदम बढ़ा देती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं थी। मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैंने तो बस उन्हें एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश की थी। आजकल लोग दौलत और पैसे के लिए इंसानियत तक को भूल जाते हैं। वो दोनों आदमी भी इतने बदनसीब निकले कि पैसों की खातिर अपनी ही मां को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मालकिन से माफी मांग ली थी, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकिन बदकिरदार महसूस हुई थी। मैं ये सोचने लगा था कि वो रात को 2 मर्दों के साथ वक्त गुजारती है, जबकि वो तो तकलीफ की इंतहा पर थी। कभी कभी पूरी तरह सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए, और अगर अपने इर्द गिर्द कुछ भी अजीब या अलग महसूस हो तो जरूर गौर करना चाहिए। अगर मैं मालकिन के कमरे से आने वाली आवाजों को नजरअंदाज कर देता और उनकी आंखों में मौजूद तकलीफ को ना जान पाता तो शायद मालकिन अपनी मरीजा की कातिल बन जाती। अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और हमेशा मोहतात रहें। आपके इर्द गिर्द जहाँ अच्छे लोग और अच्छाइयाँ मौजूद हैं, वहीं बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं जिनसे एहतियात का दामन इख्तियार करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।